चलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, जिसका टाइटल है द जर्नी ऑफ फूड। इसमें हम कवर करेंगे बच्चों टेस्ट ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बैलेंस डाइट एंड फूड हैबिट्स, इम्बैलेंस डाइट और चेंजिंग फूड हैबिट्स, स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। All living things need food for their survival. Food gives us energy to carry out various activities. It protects us from disease. We all eat different type of food. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिससे हम डेली एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म कर पाते हैं। और जो फूड होते हैं वो डिफरेंट तरीके के फूड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज टेस्ट ऑफ फूड। वी लाइक ईटिंग थिंग्स विच टेस्ट good to us. Some people love sweets while others relish spicy food. The tongue, teeth and saliva in our mouth help us to taste the food. Our tongue is covered in small bumps called taste buds. Each taste bud has tiny nerves that send messages to the brain. This is how we know whether something tastes sweet, salty, sour or bitter. तो बच्चों सभी का जो टेस्ट है, सबको टेस्टी खाना बहुत पसंद होता है और सभी का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। किसी को मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है, किसी को तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जो टेस्ट है वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं विद आवर टंग। टंग के ऊपर छोटे छोटे बम्स होते हैं जिनको जो है टेस्ट बड बोला जाता है। उसके अंदर नर्व्स होती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं हमारे ब्रेन से, और वो जो मैसेज है कि हमें कौन सा खाना समझ में आ रहा है वो ब्रेन तक देती हैं। ठीक है, तो सॉल्टी, बिटर, सोर और ये देखिए ये है टेस्टी बर्ड्स। ठीक है, ये जो आगे वाला पोर्शन होता है यहाँ पे जो बर्ड्स होती हैं ये स्वीट को बताती हैं, यानी कि मीठी चीज़ को रिकॉग्नाइज करती हैं। साइड में सॉल्ट, उसके ऊपर सोर एंड दिस इज बिटर। ठीक है, दिस इज फॉर बिटर। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड। Digestion is important process by which the food we eat get converted into the substance which can be absorbed by the body. The process of digestion take place following step. तो digestion क्या है? Digestion is the process जिसमें जो complex particles होते हैं उसको हम convert करते हैं simplest molecules में या particles में। तो ये जो process है इसमें बहुत सारी steps होती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है mouth, है ना, माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन फ्रॉम द मोमेंट वी पुट फूड इनटू आवर माउथ, आवर टीथ बाइट एंड च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। तो ये जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ। माउथ में हम क्या करते हैं? बाइट लेते हैं और च्यू करते हैं। दांत क्या करते हैं? उसे पीसना स्टार्ट कर देते हैं, और जो हमारी टंग है वो सलाइवा उसमें मिक्स करती है। तो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द माउथ। सलाइवा, सलाइवा बेसिकली किसे बोला जाता है? जो हमारे माउथ में लार आती है उसको सलाइवा बोलते हैं। While our teeth do their work, our tongue mixes the food with a watery liquid called saliva, also called spit, है ना। तो जो वाइट हमारे टीथ होते हैं वो अपना काम करते हैं, हमारी जो टंग होती है वो फूड को मिक्स करती है, और जो सलाइवा है, सलाइवी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है और फूड में मिक्स होता है। Saliva is produced from the salivary gland in the mouth. It helps to soften food. It has enzymes that start the process of digestion in the mouth itself. Enzymes are tiny bite of protein which speed many different processes in the body. तो जो एंजाइम है वो स्टार्ट कर देते हैं। सलाइवा के अंदर एक एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि फूड को सॉफ्ट बना देता है। तो डाइजेशन इसलिए यहाँ से माउथ से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो जो फूड टाइट फूड होता है उसको सॉफ्ट बना देता है। नेक्स्ट इज ग्लूकोज। द एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड ग्लूकोज which is called blood sugar. It is a sugar that gets into our blood to give us the energy to do different activities. When you eat starchy food like rice, chapati, bread or potato, the taste change as you chew your food in the mouth. This is because the enzyme in saliva act on the mashed food and converted the carbohydrate into glucose. तो glucose क्या होता है? बेसिकली जो फॉर्म होती है चेंज हुई वो ग्लूकोज में चेंज होता है। तो जब भी कोई भी आप टेस्टी फूड खाते हो कुछ टाइम के बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। वो क्यों?
क्योंकि वो उसे डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है जो एंजाइम होता है, और इस चक्कर में उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट इज चेंजिंग इनटू द स्टार्च, सॉरी ग्लूकोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। नीड ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की क्या नीड है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज इज द फॉर्म इन विच फूड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। आफ्टर यू हैव ईटन अ मील द शुगर लेवल इन योर ब्लड राइजेज, then with the help of a chemical called insulin which is released by your pancreas, the glucose molecule move into the body cell where they can be used as fuel. तो ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जब भी मील लेते हैं हम कोई भी, उसके बाद अगर शुगर लेवल चेक किया जाता है तो शुगर लेवल हमेशा हाई आता है आफ्टर द मील, क्योंकि जो ब्लड है वो मील में से ग्लूकोज को इनटेक कर लेती है। और फिर होता है हमारा एक हार्मोन रिलीज पैनक्रियास से जिसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन क्या करती है, उसे कंट्रोल करती है, उसे डाइजेस्ट करती है जो शुगर है, शुगर लेवल को। इफ़ यू हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर वाइल विदाउट ईटिंग योर ग्लूकोज लेवल फॉल। समटाइम्स पीपल हु गेट फेंटेड और लूज कॉन्शियसनेस इन हॉट आर given liquid drip by the doctor called glucose drip. This is because sometimes a person is unwell and has dehydration or weakness due to the illness. Then liquid glucose is injected into the blood through the needle and tube the glucose bottle. तो कभी कभी क्या होता है कि बिना खाए पिए आप काम कर रहे हो, या फिर अगर आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी वीकनेस है तो आप कॉन्शियसनेस खोल देते हो अपनी, फेंट हो जाते हो, बेहोशी की हालत हो जाती है, तो फिर आपको बाहर से ग्लूकोज प्रोवाइड कराया जाता है। जो ग्लूकोज ड्रिप है, ड्रिप लगाई जाती हैं, तो ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती हैं और जो ब्लड में ग्लूकोज है उसके लेवल को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज फूड पाइप। तो माउथ से फिर फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप में। द फूड पाइप और ईसोफेगस इज अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पाइप दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर। तो फूड पाइप का काम क्या होता है? माउथ और स्टमक के बीच में कनेक्ट होता है, एज अ पाइप वर्क करता है, बस खाने को माउथ से लेके और स्टमक में पहुंचाता है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक में पहला डाइजेशन होता है माउथ में, सेकेंड डाइजेशन होगा स्टमक में। The stomach is a flexible sac-like structure in the form of the letter J. Digestive juice produced by the stomach break down the protein present in the food. तो stomach क्या है? एक flexible sac-like structure है J shape में, और इसमें stomach में क्या होते हैं? digestive enzyme present होते हैं जो कि break down करते हैं food को। Small intestine. From the stomach, the partially digested food goes to a long coiled tube called the small intestine. It takes the help of the liver, pancreas and gallbladder to further break down the food mixture. तो स्टमक से फूड जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत कॉइल्ड फॉर्म स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसमें पार्शली जो भी डाइजेशन अब रह गया फूड में, वो कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन। some parts of the food we eat is not digested. This waste cannot be used by the body. It passes into the large intestine where water is absorbed from it, turning it into a semi-solid mixture. The large intestine pushes the semi-solid mixture to the rectum from where it goes out through the anus. तो अब क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना डाइजेशन होना था, जितना बॉडी को कंज्यूम करना था, उतना वो कंज्यूम कर लेती है। उसके बाद जो रिमेनिंग होता है उसको वो आगे पुश कर देती है, यानी कि जो है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल डाइजेशन होता है वाटर का, तो वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से, और फिर जो भी सेमी सॉलिड होता है जो बचता है, वो बॉडी से जो वेस्ट है वो निकल जाता है। बैलेंस डाइट एंड फूड हैबिट्स। अ डाइट दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड for healthy growth and activities called a balanced diet. Our body need nutrients such as carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. तो एक डाइट जिसमें सारी चीज़ें, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सब कुछ मिक्स है उसमें, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं उस डाइट में, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। वो भी एडिक्वेट अमाउंट में। एडिक्वेट मीन्स होता है कि
प्रॉपर जितना हमें चाहिए उतना, ना ज़्यादा ना कम। तो एडिक्वेट अमाउंट में सारी चीज़ें अगर जिस डाइट में अवेलेबल है हमारे लिए, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। Food habits differ from region to region depending on the climate, the locally grown crops and the cultural habits of the people. तो जो फूड हैबिट्स हैं वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होती हैं, अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग खाना पसंद करते हैं, अलग अलग चीज़ें फेमस होती हैं. You will notice that traditional food preparation that your grandparent and earlier people are used simple ingredients that were locally available. In Nagaland, Mizoram and Manipur, people mostly eat boiled food because oil seed do not grow there. They get their requirement of fat from fish and meat. जो नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है बॉइल्ड फूड खाते हैं, क्योंकि उनके जो रीज़न है वहाँ पर ऑयल सीड नहीं होते, तो वो तेल का यूज़ ज़्यादा नहीं करते, और जो तेल की कमी है वो पूरी करते हैं फिश से और मीट से. लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स सच एज स्क्वैश, गार्ड एंड बीन्स आर ईटन. और जो भी उनकी लोकल वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें ले लेते हैं. मस्टर्ड लीव्स आर ऑल्सो बॉइल्ड एंड ईटन. एवरी होम ग्रो इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल्स. Poultry is kept for egg and chicken and rice is grown on the field to take care of the need of the family. तो वो क्या करते हैं, वेजिटेबल को वो खुद ही अपने घर में कर लेते हैं. पोल्ट्री फार्मिंग होती है उधर, किस लिए, एग और मीट के लिए. और जो है राइस की फार्मिंग करते हैं वो लोग. इन पंजाब मक्के दी रोटी एंड सरसों का साग इज फेवरेट मील इन विंटर्स. दे लाइक मिल्क, कर्ड एंड लस्सी. तो पंजाब में सभी को पता है कि मक्के की रोटी और सरसों का साग सभी की फेवरेट मील होती है, और उन्हें लस्सी बहुत पसंद होती है, मिल्क कर्ड. इन साउथर्न इंडिया मस्टर्ड एंड सीसम नीड, ग्रांटेड कोकोनट एंड करी लीव्स आर यूज्ड फॉर गार्निशिंग मोस्ट डिशेस. और साउथ में मस्टर्ड, सीसम के सीड्स और जो करी लीव्स होती है ना, वो भी काफ़ी पसंद करते हैं बहुत सारी डिशेस में. In Gujarat and Maharashtra, groundnut provide the cooking oil and are used to make snacks and chutney. People there prepare a lot of dry chapatis that can be stored, such as the thepla, puran poli and khakra. तो गुजरात और महाराष्ट्र में ग्राउंडनट काफ़ी होता है, तो वहाँ ग्राउंडनट की चटनी लोग बहुत पसंद करते हैं. इसके अलावा वो एक ड्राई रोटी बनाते हैं जो और सुखा के रखते हैं, वो उसे बोलते हैं थेपला, पूरन पोली एंड Khakra. In Bengal and old coastal state, most people eat rice and freshwater fish, curries, chutney, and even sweet meats use coconuts. तो बंगाल और कोस्टल स्टेट में लोग राइस और फ्रेश वाटर फिश खाना बहुत पसंद करते हैं, करी, चटनी और जो स्वीट मीट है उसमें कोकोनट का यूज़ कर. Traditional food is usually well balanced with enough carbohydrate, protein, minerals and fats and vitamins. तो जो ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं, ट्रेडिशनल फूड्स मतलब कि जो मेन खाना होता है, जैसे त्योहारों पर बनता है, जो पुराने समय से बनता आया है ना, जैसे कि दीपावली पर पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी 2-3 तरीके की, खीर वगैरह, ये सारी चीज़ें बनती हैं. तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल खाना. ऐसी बंगालियों का त्योहारों पे अलग ट्रेडिशनल खाना, जो कि परंपरा चली आ रही है उस खाने की, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल खाना. और ट्रेडिशनल खाना फुल ऑफ बैलेंस न्यूट्रिएंट होता है. उसमें प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ बैलेंस रूप में प्रेजेंट रहता है. इम्बैलेंस डाइट और चेंजिंग फूड हैबिट्स. द लाइकिंग ऑफ फूड इन न्यू जनरेशन इज चेंजिंग. फास्ट फूड, बर्गर, नूडल्स, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक हैव बिकम कॉमन. These are not healthy because they do not provide all the nutrients. These food are known as junk food. They are also expensive. Earlier people used to eat local grown fruits, vegetables and crops. Now with the improved means of transport, number of edible products are transported over a long distance. तो जो न्यू जनरेशन है वहाँ पर जो फूड हैबिट्स हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं. अब जो है बच्चों को ट्रेडिशनल खाने से ज़्यादा या घर के खाने से ज़्यादा बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है, लाइक न्यूडल्स, मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी अनहेल्दी होती हैं और इनमें प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होते हैं और इनको जंक फूड बोला जाता है. The cost of transport these items expensive and the shock of
transportation often result in food spoilage, but a lot of such products are also tasty and interesting, and so people like to buy them. तो nutrients हैं, उसकी डिफिशियंसी से जो रोग होते हैं वो हैं, उसके सिम्टम क्या होते हैं और क्या चीज़ खाने से ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से मारास्मस डिजीज होता है। कौन सा डिजीज होता है? मारास्मस। इसमें क्या होता है? द चाइल्ड बिकम सो थिन दैट लूज फोल्ड ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी, द रिब्स ऑफ द चाइल्ड कैन बी सीन। तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। उसके जो रिब्स हैं, ये रिब्स दिखने लगती हैं, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है उसके हाथ पैर, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। और ये किससे मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी ना हो इसलिए हमें क्या खाना चाहिए? राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज एंड हनी। ठीक है, इन चीज़ों को खाने से कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से जो डिजीज होता है वो होता है क्वाशियोर्कर। ठीक है, क्वाशियोर्कर ये क्या होता है? द एब्डोमेन ऑफ चाइल्ड गेट स्वेलन एंड बजेस आउट, द लेग बिकम थिन। तो इसमें जो पेट है बच्चे का वो काफ़ी निकल आता है और जो लेग्स हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं। एग, फिश, मीट, क्रियल्स, दाल्स, तो इन सभी से ये मिलता है। अगर ये आपकी डाइट में शामिल होंगी तो ये रोग कभी नहीं होगा। नेक्स्ट इज आयरन। एनीमिया लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड इन ब्लड। तो एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जो भी हम एयर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन को जो अपने साथ लेकर आता है बॉडी में वो हीमोग्लोबिन होता है। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो इस वजह से द ब्लड कैरी लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी। एंड किसकी कमी से होता है ये? एग, पल्सेस, स्पिनच, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, क्रियल्स, ये चीज़ें डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन से गोइटर होता है, ये जो गले में यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा निकल आता है। तो स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो ये जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। एंड फिश, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट, तो मेन तो आयोडाइज सॉल्ट ही होता है कि आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, जो सॉल्ट है वो आयोडाइज्ड होना चाहिए। और फिश और सी फूड में भी, क्योंकि फिश भी ओशियन में रहती हैं और सी फूड में भी नमक होता है, तो उससे भी आयोडीन प्रेजेंट होती है, तो उससे भी ये जो है नहीं होता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से बोन्स और टीथ, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं, इनमें इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। द बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल। तो बोन्स और टीथ कैसे हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये हमें किससे मिलता है? मिल्क, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, मीट एंड फिश, पल्सेस, नट्स और सनलाइट। सनलाइट से भी जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में बनता है। नेक्स्ट इज विटामिन। विटामिन ए की बात होती है। विटामिन ए से की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि रात में दिखाई नहीं देता। अ पर्सन कैन नॉट सी इन द डिम लाइट, रात में और डिम लाइट में दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। कैरेट, बटर, मिल्क, स्पिनच, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, तो ये सारी मतलब विटामिन ए के लिए तो मेन जो है वो कैरेट और जो लीफ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल होती हैं वो लेनी चाहिए, लाइक पालक है, मेथी है, ये सारी चीज़। नेक्स्ट इज विटामिन बी। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली, एक्सट्रीम वीकनेस, अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड मसल। तो एक्सट्रीम लेवल की वीकनेस आ जाती है बॉडी में। मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, देख रहे हो आप सभी में वेजिटेबल्स आ ही रही हैं, मिल्क एंड वेजिटेबल्स आ ही रही हैं, एंड एग्स एंड मीट। विटामिन सी, स्कर्वी रोग, ये जो गम्स होते हैं है ना, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, स्मेल आती है और ब्लड आता है, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो सिट्रस फूड में यानी कि जो खट्टे फल होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, लाइक लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, लाइम, ये चीज़ खाने से जो है स्कर्वी रोग नहीं होता। विटामिन डी, रिकेट्स, बोन एंड जॉइंट डू नॉट ग्रो वेल। तो रिकेट्स वही विटामिन डी जो हमें सन से मिलता है, इसलिए हमें सन बाथ भी लेना चाहिए, सुबह की धूप 15 मिनट लेनी चाहिए, क्योंकि बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है।
मिल्क, फिश और एग से विटामिन डी हमें मिल जाता है। Deficiency disease due to the imbalanced diet or changing food habits. Due to imbalanced diet or changing food habit, we do not get proper nutrition. Illness caused due to the insufficient amount of nutrition are known as deficiency disease. Some of the deficiency disease are shown in the table given below. तो डिफिशियंसी डिजीज हो जाते हैं जब प्रॉपर अमाउंट में हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं हमारी डाइट से, और वही सारे डिफिशियंसी डिजीज हमने देखे थे। Next is spoilage of food. Once plant or animal matter is harvested or killed, its tissues start to decay. Microorganisms such as fungi and some kind of bacteria usually cause the spoilage. That is why it is important to eat fresh food. Raw food items should be washed properly so that dirt, germs and chemicals are removed. Raw fruits and vegetables should be eaten up soon after they are brought or they may get spoiled. तो जब प्लांट और एनिमल को हम, जैसे प्लांट है तो प्लांट को अगर हमने तोड़ लिया, फ्रूट तोड़ लिया उसमें से, या एनिमल को ख़त्म कर दिया, तो उनकी जो सेल हैं वो स्पॉइलेज होना, ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं की वजह से, या तो बैक्टीरिया की वजह से या फिर फंगस की वजह से फिर लग जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी आप खा रहे हो वो फ्रेश लो, स्पॉइलेज वाला ज़्यादा दिन रखा हुआ खाना नहीं खाना। Cooking is one of the ways stopping the spoilage process because heat kill bacteria. However, even cooked food will soon attract bacteria and mold and get spoiled if left lying around. It should be eaten soon and refrigerated once it has cooked. Heat and water attract these spoilers. So it is important to keep food in cool and dry place to ensure that it doesn't spoil. कुकिंग जो है, क्योंकि हम सारा खाना कुकिंग करके बनाते हैं, क्योंकि जो भी हम फ्रूट ले रहे हैं वैसा तो नहीं है कि पेड़ से ही तोड़कर ला रहे हैं, या वेजिटेबल हम पेड़ से तोड़कर और डायरेक्ट ले लेते हैं, वो कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ ना कुछ स्पॉइलेज हो ही जाता है। जब हम उसे कुक करते हैं तो उसमें जो भी जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जर्म्स एंड बैक्टीरिया। उसके बाद भी उसे, ऐसा नहीं है, हीट के बाद भी वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं अगर आप उसे कूल एंड ड्राई प्लेस पर नहीं रखते हैं। तो इसीलिए रेफ्रिजरेटर में चीज़ें रखी जाती हैं ताकि वो सेफ रहें। फूड प्रिजर्वेशन, वी कैन नॉट प्रिजर्व फूड फॉर एवर बट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर सम टाइम बाय मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर बैक्टीरिया एंड फंगाइज टू रिच एंड ग्रो ऑन इट। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा के लिए फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। The process in which the food material are given a suitable physical and chemical treatment to prevent their spoilage is called the food preservation. तो जो प्रोसेस होती है फूड मटेरियल को प्रोवाइड हम जब कराते हैं, सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि वो प्रिजर्व रहे, उसी को बोला जाता है फूड प्रिजर्वेशन। Different type of food are preserved by using different method of preservation. Let us learn about some of the methods used for food preservation. The very first is cooling. Food spoilage bacteria do not grow and multiply in cold condition. तो बैक्टीरिया होते हैं फूड स्पॉइलेज वाले, वो कोल्ड कंडीशन में ग्रो नहीं करते। So when food materials like cooked vegetable and pulses, milk, fresh fruit and vegetables are kept in cool places like refrigeration, they do not get spoiled easily. Fish and meat can be stored in deep freezer for month. तो जो है बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं, जैसे कि वेजिटेबल है, पल्सेस है, मिल्क है, फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, इनको कूल प्लेस यानी कि रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं, और जिससे कि ये 1-2 दिन चल जाते हैं, मतलब स्पॉइल नहीं होते जल्दी। और जो फिश और मीट है उन्हें डीप फ्रीज करके रखा जाता है। होता है ना कि फ्रीज वाला जो आते हैं, मकेन्स भी आते हैं, पोटैटो, और पोटैटो चिप्स भी आते हैं, पोटैटो फिंगर्स भी आते हैं। Drying. Drying is one of the oldest method of preservation food. The food spoilage bacteria do not grow well in dry condition. So many vegetables like methi leaf, spinach, cauliflower, ginger can be preserved in our home just by drying them in the sun. The sun heat remove water from food material and make them dry. Fish is also preserved by the sun drying method. तो ड्राइंग जो है बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब बारिश का समय आता था उससे पहले लोग सारी सब्जियों को ड्राई करके रख लेते थे, क्योंकि पहले जो है बारिश कंटिन्यू होती थी और फिर
वो नहीं जा पाते थे, मार्केट वगैरह भी इस तरीके के अवेलेबल नहीं थे, तो वो क्या करते थे, जो भी वेजिटेबल्स उनके पास होती थी, ग्रेन होते थे, उन्हें सुखा सुखा के रख लेते थे और बारिश के दिनों में उन्हें यूज़ करते थे। तो ड्राइंग मेथड में क्या होता है कि जो सन है वो जो भी मॉइस्चर होता है उस सब्जी का वो ख़त्म कर देता है, और जब मॉइस्चर नहीं होगा तो बैक्टीरिया जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। बॉइलिंग, बॉइलिंग किल्स ऑल फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया एंड फंगाई and prevents the food from spoilage. For example, when we boil milk, the food spoiling bacteria present in it get killed. So the boiled milk remain good for a long time. It does not get sour quickly. तो बॉइलिंग भी एक मेथड है प्रिजर्वेशन का, हम बहुत सारी चीज़ें बॉईल करके प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग. Some of the fruits and vegetable like raw mango, amla and lemon can be preserved in the form of pickle by using salt as a preservative. तो सॉल्टिंग और स्वीटनिंग करके भी हम जो है प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि अचार डालते हैं, मैंगो का है, नींबू का है, आंवले का है। इसके अलावा सॉल्ट में लाइक मुरब्बा, जैम हो गया, तो ये हम स्वीट शुगर डाल के प्रिजर्व करते हैं। Some fruits like ripe mango, apple, orange, pineapple, strawberry can be preserved in the form of jam and jelly by using sugar as preservative. तो शुगर का यूज़ हम जैम बनाने में करते हैं, सॉल्ट का यूज़ हम करते हैं अचार वगैरह में, सॉल्ट को प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। सॉल्ट एंड शुगर रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल, दिस प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज. Potato and bananas are preserved in the form of wafers by drying and using salt as a preservative. Besides salt and sugar, mustard oil, vinegar and spices are also used as food preservative. जो पोटैटो एंड बनानाज होते हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पोटैटो वेफर्स हैं, कैंड फूड है, तो इनमें भी सॉल्ट डाला जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में ताकि ये ख़राब ना हो. इसके अलावा सॉल्ट, शुगर, मस्टर्ड ऑयल, विनेगर, स्पाइसेस, इनका यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह. कैनिंग, in this method food is first heated to a high temperature to kill food spoilage, bacteria and fungi, and then sealed in airtight can to prevent attack of microorganism. तो ये जो केन्ड फूड होता है इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फूड को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं जिससे जो भी बैक्टीरिया है उसे वो ख़त्म कर दें, और फिर उसे कैन में पैक कर देते हैं. यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव, some chemical like sodium metabisulfate kill all food spoilage bacteria and prevent food spoiling. Sodium metabisulfate is used to preserve food such as jam, jelly, juice, squashes so as to save them from spoilage. तो कुछ केमिकल का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि हो गया सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो कि फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया को मार देता है. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू सो मच.